हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, एंशिएंट हिस्ट्री में आप लोगों को करवा चुका हूँ, मेडिवल हिस्ट्री में मैं करा चुका हूँ। अब आपका यहाँ पे जो रहता है वो रहता है यहाँ पे आपका मॉडर्न हिस्ट्री। अब यहाँ पे जो मॉडर्न हिस्ट्री है, हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि इसका टाइम पीरियड क्या रहता है। तो यहाँ पे 1857 से 1947 के बीच की जो वारदातें हैं, बीच के जो इंसिडेंट हैं, हम उन सभी को पढ़ने वाले हैं। गांधी जी ने कौन कौन से मूवमेंट चलाए थे, हम उसको वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री करी है अभी तक। 1857 मैंने आपको यहाँ पे जो मेडिवल हिस्ट्री इसमें करा दिया था, तो इसके बाद से हम लोग लेके चलेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री होता है उसमें क्या क्या आता है। यूरोपियन एडवेंट, यानी कि यूरोप में भारत, यूरोप ये कब भारत में आए, ठीक है, यानी कि कौन कौन से लोग कब कब भारत में आए हैं, कौन पहले आया कौन लास्ट में आया। बंगाल के बारे में, क्योंकि बंगाल उस टाइम पे सोने की चिड़िया थी। फेमस किंगडम इन इंडिया, यानी कि भारत के प्रसिद्ध साम्राज्य। अंग्रेजों का भूमि बंदोबस्त। सोशल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट मूवमेंट। मुस्लिम रिलीजन इंप्रूवमेंट मूवमेंट, ठीक है, यानी कि जो मुस्लिम धर्म था उसमें सुधार आंदोलन कौन कौन से हुए, किस किसने किया। स्टेप फॉर सोशल इंप्रूवमेंट। फेमस इंडियन रिवॉल्ट। ट्राइबल रिवॉल्ट ऑफ इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस, आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। इवेंट्स ड्यूरिंग 1900 टू 1920। गांधीयन एरा के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम एट लास्ट पढ़ेंगे 1919 के बाद में कौन कौन सी घटनाएं यहाँ पे घटती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है जो हमारा पहला टॉपिक है, यूरोपियों का भारत में आगमन। तो सबसे पहले आपको बताया ना, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये एक छोटा सा देश है पुर्तगाल। ओके, यहाँ पे एक फेमस खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ी का आप मुझे कमेंट में नाम लिख के जरूर बताना। तो ये जो पुर्तगाल है, पुर्तगाल से ये लोग यहाँ पे ऐसे करते, केप ऑफ गुड होप से होते होते पहले तो ये यहाँ पहुंचते और ये बोलते इंडिया आ गया। फिर ये लोग यहाँ से जाते हैं और तब जाकर ये लोग इंडिया पहुंचते हैं कुछ टाइम के बाद में। तो आइए, मैंने यहाँ पे वन लाइनर लिखे हैं और यही सब वन लाइनर आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। आप तैयारी कर रहे हो एसएससी की, स्टेट एग्जाम की या फिर किसी भी एग्जाम की, तो वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। अब यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है कि क्या रीजन था यूरोपियन एडवेंट इन इंडिया, यानी कि जो यूरोपियन थे वो भारत में क्यों आए, इसके पीछे रीजन क्या था। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वो था रीजन, वो था ट्रेड, यानी कि व्यापार। दूसरा है यूरोप इज गुड प्रोड्यूसर ऑफ, यानी कि उस समय हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे 16वीं, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम 1600 के आसपास की। तो यहाँ पे यूरोप क्या करता था, ये मीट का ना एक बहुत अच्छा क्या था, प्रोड्यूसर था। मीट वहां पे बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता था। अब ये इंडिया क्यों आए, क्योंकि इंडिया गुड एक बहुत अच्छा प्रोड्यूसर था। किसका प्रोड्यूसर था, तो यहाँ पे स्पाइसेस। स्पाइसेस अब आप बोलोगे किस काम में आता है, तो यहाँ पे देखो, ये जो मीट होता है ना, इसको प्रिजर्व करने के लिए काली मिर्च और भी बहुत तरीके के मसालों की जरूरत पड़ती है। तो उस टाइम पे भारत मसालों का एक बहुत अच्छा एक तरीके से उत्पादक देश था। तो ये लोग स्पाइसेस की खोज में भी भारत आए थे। पहले यूरोपियन जो भारत आया था, ये आपको पता है, वो है पुर्तगाल। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पुर्तगाल है। पोर्तुगीज केम इन इंडिया, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लिखोगे 17 मई 1498 में भारत में पहली बार कौन आता है, वास्को डिगामा आता है। तो यहाँ पे मैं आपको अभी उसके बारे में आगे बताऊंगा सारा। तो सेकंड यूरोपियन कंट्री टू केम इन इंडिया, तो दूसरी यूरोपियन कंट्री जो भारत में आई थी, हम उसे बोलते हैं यहाँ पे डच। ठीक है, डच आए थे। डच ना पहली बार क्या हुआ था कि ये 1596 में आए थे, लेकिन दोबारा ये चले गए थे। फिर ये दोबारा आते हैं 1602 के आसपास। तो बहुत सी किताबों में आपको ये अंग्रेज के बाद देखेंगे। तो जो थर्ड यूरोपियन कंट्री है वो थी ब्रिटिश, यानी कि हम बात करते हैं यूके, यहाँ की हम बात करते हैं अंग्रेजों की। फोर्थ यूरोपियन कंट्री वो कौन थी, वो थी डेन्स, जो कि डेन्स कब आए थे भारत में, 1616 के आसपास आए थे। अब जो पांचवी यूरोपियन कंट्री है जो कि भारत में आई थी डेन्स के बाद, सबसे लास्ट में जो आए थे वो थे फ्रेंच। ओके, तो ये आए थे 1664 के आसपास। और ये सभी लोग चले गए, लास्ट में कौन रह जाता है, सिर्फ भारत में ब्रिटिशर्स रह जाते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे हम पोर्तुगीज की। देखिए 1498 में आते हैं और दोबारा से ये 1505 में आते हैं और 1961 में जाते हैं। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहले भारत में आने वाले लोग और सबसे लास्ट में जाने वाले लोग तो कौन थे, वो थे पोर्तुगीज, क्योंकि इन्होंने गोवा को कैप्चर करके रखा हुआ था। ओके, तो फर्स्ट यूरोपियन टू केम इन इंडिया, तो फर्स्ट यूरोपियन जो भारत में आया था वो कौन था, देखिए यहाँ पे ये है आपका वास्को डी गामा। यहाँ पे इनकी इमेज भी है, आप देख सकते हो वास्को डी गामा। वास्को डी गामा रीच एट विच पोर्ट, तो ये कौन से पोर्ट में आते हैं, तो ये आते हैं कालीकट पोर्ट में। ठीक है, ये जो कालीकट पोर्ट है आज के नाम पे इसका नाम क्या है, ये है कोझिकोड। ओके, अब आप ये चिंता मत करना कि सर यहाँ पे जो स्पेलिंग है हमको समझ में नहीं आ रही है, तो इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को एसएससी भी टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। पायनियर ऑफ वास्को डी गामा, पायनियर का मतलब क्या होता है, पथ प्रदर्शक।
ओके, यानी कि जो पद दिखाता है तो वो कौन था, ये था अब्दुल मलिक। ये व्यक्ति गुजराती था, ये इसको यहाँ पे लेके आया था। हु वेलकम वास्को डिगामा, तो वास्को डिगामा का स्वागत किसने किया था, तो जोमोरिन। ये जोमोरिन कौन था, ये जोमोरिन था कालीकट का राजा उस टाइम पे, ठीक है, ये कालीकट का उस टाइम पे राजा था। सेकंड टाइम दोबारा ये आता है भारत में, बहुत मुनाफा कमाता है। जब पहली बार आता है 1498 में, उसके बाद ये बहुत मुनाफा कमा के जाता है, फिर वापस आता है ये। फर्स्ट पर्सन हु लिंक सी रूट फ्रॉम यूरोप टू एशिया, यानी कि पहला ऐसा यूरोपीय व्यक्ति था जो यूरोप से लेके एशिया के बीच में इसने पहली बार जो समुद्री मार्ग था उसको खोला था। तो वो कौन था, ये भी वास्को डी गामा ही था। ओके, पहली टेरिटरी जो कि पोर्तुगीज ने एक्वायर करी थी वो कौन सी थी, वो थी गोवा, ठीक है। और जो पोर्तुगीज की कॉलोनीज थी, जो वो लोग यहाँ पे रहते थे, जहाँ पे रहते थे, उसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे सैंट थोमे, ठीक है। सैंट थोमे की बोलते थे, सेंट थॉमस के नाम से सैंट थोमे इनकी कॉलोनीज को बोलते थे। पहला पोर्तुगीज फैक्ट्री कहाँ पे, या फिर हम ये बोल सकते पहला फर्स्ट पोर्तुगीज फोर्ट का मतलब होता है दुर्ग, किला, ठीक है। तो ये कहाँ पे था, तो ये एग्जाम में आता है कई बार, ये आपको देखने को मिल जाएगा 1503 में इसको कोचीन, 1503 में कोची, ओके। तो ये ध्यान देना, 1503 में इन्होंने कोची में अपना पहला कारखाना या फिर अपना पहला किला बोल सकते हैं उसको खोला था। पहला पोर्तुगीज गवर्नर भारत में, ठीक है, हम पहले पोर्तुगीज गवर्नर की बात करते हैं, वो कौन था, वो था फ्रांसिस डी अल्मीडा, ठीक है, फ्रांसिस डी अल्मीडा। ये कब बना था भारत में, 1505 में बना था। जो फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर था इंडिया में, इसको किसने अपॉइंट किया था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको पता होगा पोर्तुगाल का जो राजा था उस टाइम पे, किंग मैनुअल, ओके, किंग मैनुअल फर्स्ट ने इसको अपॉइंट किया था। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है जो कि किसकी है, ये आप देखोगे यहाँ पे, ये पोर्तुगीज लोगों की है, तो हम जिसे बोलते हैं पॉलिसी ऑफ अल्मीडा। इसका नाम क्या है, इसका है ब्लू वाटर ट्रीटी, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी भी आप बोल सकते हो उसको। तो यहाँ पे नीला जल पॉलिसी या फिर नीली जल नीति भी बोल सकते हो आप इसको हिंदी में। लाइसेंस और पास जो कि इशू करा गया था पोर्तुगीज को इंडियन ओशन में, हम उसे क्या कहते थे, तो हम उसे बोलते थे कार्टाज सिस्टम, कार्टाज सिस्टम। ये एग्जाम में आता है कई बार। अब पहली सिटी जो थी वो पोर्तुगीज की कैपिटल इन्होंने डिक्लेयर करी थी, तो वो कौन सी थी, वो गोवा ही थी, जहाँ पर ये लोग पहली बार आए थे। आर्ट स्टाइल इज बेस्ड ऑन पुर्तगाल से एक आर्ट स्टाइल भारत में आया था, यानी कि एक कलाकृति भारत में आई है, हम उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं गॉथिक कला, गॉथिक स्टाइल। इसमें क्या होता है ना कि जो कांच से घर बनाए जाते हैं, कांच, रंग बिरंगे कांच होते हैं, उससे घर बनाए जाते हैं। आज भी ना आपको गोवा में जो यहाँ पे चर्च हैं उस टाइम के जब पोर्तुगीज ने बनाए थे, तो वो आज आपको इसी रंग बिरंगे कांच से ही देखने को मिलेंगे। जो पोर्तुगीज एम्पायर है इसका रियल फाउंडर हम किसे कहते हैं भारत में, तो ये है आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये कौन था, आपने सुना होगा एक बहुत अच्छी वेराइटी है आम की जिसे हम बोलते हैं अल्फांसो आम, तो वो यही है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किस व्यक्ति ने यहाँ पे मैंगो ट्रीज की ग्राफ्टिंग करना भारतीयों को सिखाया था, तो वो भी यही था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ओके। पोर्तुगीज स्टार्टेड फर्स्ट इन इंडिया, तो पोर्तुगीज ने सबसे पहली बार भारत में क्या स्टार्ट किया था, तो इन्होंने गोवा में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की थी, ओके, ये एग्जाम में आएगा। और पोर्तुगीज ने सबसे पहली बार भारत में किसकी खेती करी थी, तो ये एग्जाम में आएगा, तो ये आएगा आपका टोबैको, ठीक है, तंबाकू की खेती भी इन्हीं लोगों ने करी थी। चलिए अगला है जो डच है ना, ये डच आप सेकंड आपको पता है डच की 1605 से ये परमानेंट हो गए थे 1825 तक। हालांकि ये उससे पहले भी आए थे लेकिन वो चले गए थे, दोबारा ये वापस आते हैं 1605 में। अब आप ये देख रहे हो ना डच किसे बोलते हैं, डच बोलते हैं हम नेदरलैंड के लोगों को। नेदरलैंड को आप जानते भी नहीं होंगे तो आप इस नाम से जरूर जानते होंगे, हॉलैंड के नाम से, ठीक है, तो वो यही था। अब ये जो डच थे, ठीक है, ये भारत में किस लिए आए थे, क्योंकि इनको इंडिगो यानी कि नील की क्या करनी थी, यहाँ पे ट्रेड करना था, नील का व्यापार करना था। अब जो डच थे इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे खोली थी, तो ये खोली थी मसूलीपट्टनम में, ओके, ये एग्जाम में आएगा। डच इंट्रोड्यूस अ गोल्ड कॉइन, इन्होंने एक सोने का सिक्का लॉन्च किया था भारत में, जिसका नाम क्या था, इसका नाम था पैगोडा, ओके, पैगोडा। अब यहाँ रीजन था कि डच एम्पायर भारत में क्यों नहीं चल पाया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इनको कौन से बैटल में हराया था, बैटल ऑफ बेदरा, इसको हम हुगली भी कहते हैं, बैटल ऑफ हुगली भी हम इसे कहते हैं, 1759 में ये हुई थी। हु डिफीटेड डच, तो इनको किसने हराया था, तो इनको ब्रिटिशर्स ने हराने के बाद भारत से निकाल दिया था। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट डच हु केम इन इंडिया, तो यहाँ पे आएगा आपका कार्नेलिस हॉन्टमैन, कार्नेलिस
हॉन्टमैन, ठीक है। डच गोज टू द क्रेडिट ऑफ मेकिंग विच एज द आइटम ऑफ एक्सपोर्ट। भारत में ना इस चीज़ को कभी पहले एक्सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन डचों ने ही पहली बार इंडियन टेक्सटाइल को, ठीक है, इंडियन कपड़े जो होते हैं, इंडियन जो कॉटन होता है, उसको सबसे पहली बार एक एक्सपोर्ट की आइटम बनाया था। चलिए आगे चलते हैं। अब आ रहा है आपका ब्रिटिशर्स। यहाँ से आपको ना बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। देखिए 1612 में ये कंप्लीटली भारत में आ जाते हैं, पहले फैक्ट्री खोल देते हैं, 1947 तक रहते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई थी, तो ये एग्जाम में आएगा, तो 31 दिसंबर 1600 को ये इस्टेब्लिश हुई थी। मुगल एम्पायर, यानी कि अगर हम बात करें जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी, बनी थी, तो भारत में कौन राज कर रहा था, तो 1600 तो आपको पता है, तो यहाँ पे अकबर था। 1605 तक अकबर था भारत में, ओके। अब ये क्वेश्चन अभी एमटीएस में आ रखा है कि हु गेव अप्रूवल टू इस्टेब्लिश ईआईसी फॉर ट्रेडिंग इन इंडिया फॉर 15 ईयर, यानी कि किस ने ईआईसी को अप्रूवल दिया था, या फिर किसको एक तरीके से आप बोल सकते हो इशू किया था कि आप 15 साल तक ट्रेड कर सकते हो ईस्ट में, तो ये कौन था, तो ये थी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर, ओके। फर्स्ट ब्रिटिशर हु केम इन इंडिया, तो कौन आया था सबसे पहली बार, तो ये था जॉर्ज मिल्टन हॉल, ओके। जॉर्ज मिल्टन हॉल ये आया था पहली बार भारत में, ये था पहला अंग्रेज। फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ इंग्लिश वाज ओपन इन, तो पहली फैक्ट्री इंग्लिश की कहाँ पे ओपन हुई थी, तो ये 1608 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, सूरत में हुई थी, गुजरात में। ईआईसी सबसे पहले कहाँ पे अराइव हुई थी, तो ये भी सबसे पहले जब ये आए थे अपने शिप लेकर, तो ये कहाँ पे आए थे, 1608 में सूरत में ही आए थे। अब इन्होंने 1608 में ही सबसे पहली बार अपनी फैक्ट्री खोल दी थी। ईआईसी केम इन इंडिया, ओके। कई बार आपको यहाँ पे 1613 भी देखने को मिल जाएगा सूरत का, ठीक है, तो अलग अलग बुक में आपको अलग अलग देखने को मिलता है। ईआईसी केम इन इंडिया इन विच शिप, तो ये कौन से शिप से भारत में आए थे, तो ये था रेड ड्रैगन नाम का, ठीक है। कई बुक में आपको ये हेक्टर भी देखने को मिलेगा। ईआईसी इस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया, तो इन्होंने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी, तो ये कर दी मछलीपट्टनम में, मछलीपट्टनम, ओके। तो मछलीपट्टनम में इनकी पहली फैक्ट्री थी साउथ वालों की, साउथ मतलब दक्षिण भारत में अंग्रेजों की पहली जो कारखाना जैसे हम बोलते हैं। अब यहाँ पे आता है विच मुगल रूलर गेव 400 मनसब एंड जागीर टू हॉकिंस एज अ गिफ्ट, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कौन सा मुगल राजा था जिसने यहाँ पे 400 मनसब, एक तरीके से बहुत बड़ी जमीन का टुकड़ा था, और जागीर भी गिफ्ट करी थी, तो वो कौन था, जहांगीर, क्योंकि जहांगीर को ये काफ़ी पसंद आया था, ओके। हॉकिंस मुगल रूलर एट द टाइम ऑफ ईएसी स्टैब्लिशमेंट, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, अकबर है, ये 2 बार आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। विच एम्बेसडर ऑफ जेम्स वन मीट जहांगीर इन अजमेर, तो कौन सा एम्बेसडर राजदूत था जेम्स वन का, उस टाइम पे रहा था ब्रिटेन का, जो जहांगीर से अजमेर मिलने गया था, तो ये था यहाँ पे आपका सर थॉमस रो पहली बार ये मिला था। इसी ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जमीन मांगी थी और इसी को ही दिया गया था। फर्स्ट रूलर टू साइन एन एग्रीमेंट विद ईआईसी, तो ये पहला कौन सा राजा था जिसने ईआईसी के साथ अपना पहला समझौता किया था, तो ये था अली आदिल शाह, ठीक है, अली आदिल शाह। ये क्या था, ये था गोलकोंडा एक राजा था, आपको पता है मध्य प्रदेश में, ये वहाँ का राजा था। अब किसने एक्वायर करी थी चेन्नई इन लीज फ्रॉम द रूलर ऑफ चंद्रगिरी के राजा से, किस बंदे ने, किस व्यक्ति ने चेन्नई को लीज पे लिया था, तो ये कौन था, ये था आपका यहाँ पे फ्रांसिस डे नामक व्यक्ति था, अंग्रेज था, जिसने चेन्नई को किराए पर लिया था। अब यहाँ पे किस चार्टर से इंग्लिश जो बहुत सारी इंग्लिश कंपनीज अब भारत में आ चुकी थी, उन सभी को कंबाइन कर दिया किसके साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, तो वो था आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो सारी इंग्लिश कंपनियां अब मिलकर क्या बन गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो मैग्ना कार्टा ऑफ ईआईसी, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, इसका जिक्र दोबारा से आएगा। 1717, तो ये किसने दिया था, तो ये था यहाँ पे आपका फारूक शियार। अब यहाँ पे ना इनको बहुत सारे रिडेम्पशन दिए गए कि आप ये नहीं दोगे, ये टैक्स नहीं दोगे, वो टैक्स नहीं दोगे, बेसिकली आप ट्रेड करने यहाँ पे इजीली आ सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए इनको क्या दिया गया था, मैग्ना कार्टा जैसे हम बोलते हैं, तरीके से स्पेशल प्रिविलेज इनको दिया गया था। किसने दिया था, मुगल राजा था फारूक शियार। ब्रिटिशर का देखो, ब्रिटिशर्स ने ना मुंबई को रिसीव किया था एज अ डाउरी, दहेज के रूप में। क्यों किया था, क्योंकि देखो पोर्तुगाल की जो महारानी थी, ठीक है, ये ब्रिटिश प्रिंस राजकुमार चार्ल्स सेकंड से शादी कर ली थी। और ये जो बॉम्बे था ना, ये बॉम्बे पहले पोर्तुगीज के अंडर में था, तो पोर्तुगीज ने किसको दे दिया दहेज में, अंग्रेजों को दे दिया, चार्ल्स सेकंड को। अब चार्ल्स सेकंड ने ना इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को एक किराए पर दे दिया कि मुंबई आप किराए पर ले लो, पर आपको सालाना 10 पाउंड क्या देने पड़ेंगे, इसका किराया देना पड़ेगा। बहुत कम है ये, उस टाइम पे कुछ भी नहीं होता था ये,
तो ये चार्ल्स सेकंड ने किसको दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। अब यहाँ पे बॉम्बे का पहला गवर्नर कौन बनता है? तो ये बनते हैं सर जॉर्ज ऑक्सीडेन। ओके, सर जॉर्ज ऑक्सीडेन बनते हैं। हु स्टैब्लिश हाई कोर्ट एंड पुलिस सिस्टम इन मुंबई? तो मुंबई में किसने यहाँ पे आप देख रहे हो पुलिस सिस्टम और हाई कोर्ट बनाया था? तो ये था जेराल्ड ओहिंग्यार। ओके, जेराल्ड ओहिंग्यार। ये जो जेराल्ड ओहिंग्यार है ना, इसी को एक तरीके से मॉडर्न बॉम्बे का इस्टेब्लिशमेंट करने वाला भी कहा जाता है। कलकत्ता वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय 3 सिटी। कलकत्ता को 3 सिटी से मिलकर बनाया गया था। वो कौन कौन सा था? देखो, एक तो आएगा सुल्तानोती। ओके, सुल्तानोती। दूसरा आएगा यहाँ पे आपको गोविंदपुर। ओके, तीसरा यहाँ पे आएगा कलकट। ठीक है, कलकत्ता, जिसे हम काली घाट बोलते थे उस टाइम पे। ओके, ये काली घाट जिसे हम बोलते थे। इन तीनों से मिलकर इसे किसको बनाया गया था? कोलकाता को बनाया गया था। एग्जाम में आता है कि कौन सी सिटी नहीं है, तो यहाँ पे आपको 3 दे देगा और एक और जो देगा वो नहीं होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये 3 में से आपको ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा है, तो कुछ और दे देगा, बाकी इनमें से एक कोई नाम भी आपको दे सकता है ऑप्शन में। फर्स्ट एजेंट एंड गवर्नर ऑफ कंपनी इन बंगाल। तो पहला जो एजेंट था, गवर्नर था कंपनी का बंगाल में, वो कौन था? तो ये आप ध्यान रखना, दैट इज विलियम हेजिस। ओके, विलियम हेजिस को पहला एक तरीके से एम्बेसडर बोल सकते हो, गवर्नर बोल सकते हो कंपनी का बंगाल में। अब फोर्ट विलियम क्या था? जो ब्रिटिशर्स थे उनका पहला किला था, पहला फोर्ट था बंगाल में। तो ये किसने बनाया था? ये बनाया था वेलेजली ने। ओके, ये बनाया था वेलेजली ने। ये कहाँ पे बनाया था? हुगली नदी के किनारे में इसको इसने बनाया था। चलिए, खत्म हो गया आपका ब्रिटिशर्स। अब आता है यहाँ पे आपका डेन्स। ओके, मैं आपको डच भी पढ़ा सकता हूँ। आप डेन आ गया। ये डेन ना बेसिकली कहाँ के रहने वाले थे? ये थे डेनमार्क के रहने वाले लोग। ओके, डेन भारत में क्यों आते हैं? क्योंकि उनको दूध, जिसको हम बोलते हैं ना मिल्क, इसका ट्रेड करना था भारत से। अब जो डेन्स थे, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्टैब्लिश करी थी? तो ये करी थी त्रावणकोर में। ओके, ये इन्होंने त्रावणकोर में स्टैब्लिश करी थी 1620 में, जिसे हम तंजौर कहते हैं। ओके, डेन्स ने स्टैब्लिश करी थी ट्रेडिंग सेंटर बंगाल में। तो ये सबसे पहला जो ट्रेडिंग सेंटर था डेन्स का बंगाल में, वो कहाँ था? सेरामपुर। ओके, ये ध्यान देना आप, सेरामपुर। अब जो डेन्स थे, इन्होंने अपनी सारी फैक्ट्री किसको बेच दी थी? तो आपको पता है ब्रिटिशर्स को इन्होंने बेच दी थी। अब जो डेन्स थे वो 1845 में पूरा अपना जो कंपनीज था बेच बूझ के कहाँ चले गए थे? वापस डेनमार्क में चले गए थे। किसको बेचा था? ब्रिटिशर्स को बेचा था। अब आते हैं आपके 5वें यूरोपियन, जिसे हम बोलते हैं फ्रेंच। ओके, अब आप देख रहे हो फ्रेंच 1668 से 1954 तक ये भारत में रहते हैं। ओके, गोवा का कुछ पार्ट भी इनके पास में था, पुदुचेरी का कुछ पार्ट भी इनके पास में था। तो ये लोग लास्ट में छोड़ के जाते हैं। ओके, उसके बाद जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये कब बनती है भाई? तो ध्यान देख रहे हो आप, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया अलग है और फ्रेंच ईस्ट इंडिया अलग है। तो ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी किसके अंडर में बनती है? तो ये बनती है कॉलबर्ट के अंडर में। ओके, कब बनती है? 1664 में बनती है। फ्रेंच ने अपनी सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ पे बनाई थी? तो इन्होंने भी सूरत में ही बनाई थी, अंग्रेजों की तरह, 1668 में। फ्रेंच वाइसरॉय कौन था भारत का पहला? यानी कि जो भारत में फ्रेंचों का पहला वाइसरॉय कौन था? तो ये था फ्रांसिस मार्टिन। ओके, तो ये था फ्रांसिस मार्टिन। अब पौंडीचेरी को हु एनेक्स पौंडीचेरी फ्रॉम फ्रेंच बाय द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स की हेल्प से, ठीक है, किसने पौंडीचेरी को क्या कर लिया था? एनेक्स कर लिया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डच। ओके, तो ये आपका आंसर, हु एनेक्स पौंडीचेरी फ्रॉम फ्रेंच बाय द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डचों ने ब्रिटिशर्स की हेल्प ली थी। ओके, और किससे छीना था? फ्रेंच से छीना था। बाय विच एग्रीमेंट फ्रेंच गेट बैक इट्स टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी। तो यहाँ पे किस एग्रीमेंट, किस संधि के बाद जो फ्रेंच थे उनको उनका टेरिटरी पौंडीचेरी वापस कर दिया गया? दैट इज रिजविक। ओके, ये रिजविक एग्रीमेंट था। ये रिजविक एग्रीमेंट 1697 में आया था। सेकंड फ्रेंच गवर्नर इन इंडिया। तो सेकंड फ्रेंच गवर्नर इंडिया कौन था भारत में? तो दैट इज डुप्ले। ओके, एंग्लो फ्रेंच वॉर वाज नोन एज। तो एंग्लो फ्रेंच वॉर को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कार्नेटिक वॉर के नाम से। कार्नेटिक वॉर कभी भी आएगा तो समझ जाना ये फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था। कितने हुए थे? तो ये 3 हुए थे, ये भी आप लोग याद रखना। आफ्टर विच बैटल फ्रेंच एम्पायर वाज एंडेड इन इंडिया। तो कौन से बैटल के बाद जो फ्रेंच एम्पायर था भारत में, इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया? तो वो था बैटल ऑफ, ये था आपका बैटल ऑफ वांडीवॉश। ओके, तो ये था आपका बैटल ऑफ वांडीवॉश, जो कि हुआ था 1760 में। ये डेट भी एग्जाम में आती है कई बार। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो आपका है यहाँ पे बंगाल। चलिए, अब हम बंगाल की बात करते हैं। तो EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारी ऑफ 3 विलेज, यानी कि 3 विलेज की जमींदारी थी, सुल्तानती, गोविंदपुर और कालीघाट। इन्हीं से ही मिलकर कलकत्ता बना था। तो ये इनके जमींदारों से ये 3 क्षेत्रों की जमींदारी ली थी। तो ये कितने रुपए में ली थी? 1200 रुपए में ली थी। ओके, तो ये आप ध्यान देना, कितने रुपए में ली थी? 1200 में।
तो यहाँ पे एक मुगल एम्परर था, इसने ईएससी को फरमान दिया था। इसका नाम पहले भी आया है और अभी भी आता है, फारुखशियार, क्योंकि इसी की गलती के कारण ही यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी पावरफुल बन जाती है 1717 में। ओके। मैग्ना कार्टा, यानी कि एक मैग्ना कार्टा था, इशू करा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप इतना एनुअल पेमेंट दोगे मुगल रूलर को और आप यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या कर सकते हो, अपना व्यापार कर सकते हो, तो वो 3000 रुपये का आपको पेमेंट करना है। मैग्ना कार्टा जो था ईएससी के लिए, ये किसने इशू किया था, तो ये आप जिसको बोल सकते हो यहाँ पे क्या आएगा, दस्तक। उस मैग्ना कार्टा का नाम क्या था, दस्तक, जिसे हम बोलते थे पास। ओके। मैग्ना कार्टा परमिटेड ईएससी टू इशू, यानी कि जो मैग्ना कार्टा था जो दिया गया था, इसने अलाउ करा था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप क्या इशू कर सकते हो, दस्तक, यानी कि पासेस इशू कर सकते हो। हु रिप्लेस द सिस्टम ऑफ इंपीरियल मुगल वाइसरॉय विद द हेरिडेटरी नवाब ऑफ बंगाल, यानी कि अब नवाब का बंगाल इंडिपेंडेंट हो चुका है, अब ये मुगलों के लिए क्या नहीं है, एक तरीके से जवाबदेह नहीं है। तो ये किसने करा था, मुगल रहा था एक नाम फारुखशियार। ये फारुखशियार ने ही क्या बोला था कि अब जो बंगाल के एक तरीके से नवाब है वो इंडिपेंडेंट होंगे। तो जो पहला इंडिपेंडेंट किंग था बंगाल का, वो कौन था, वो था मुर्शिद कुली खान। ओके, ये एग्जाम में आया था। सेकंड पावरफुल स्टेट आफ्टर मुगल एम्पायर इन इंडिया, तो उस टाइम पे कौन था, ये था बंगाल। उस टाइम पे सोने की चिड़िया भी हम इसी को ही कहते थे। मुर्शिद कुली खान की कैपिटल क्या थी, तो ये आप यहाँ पे ध्यान देना, दैट इज ढाका। ओके, ढाका आज किसकी कैपिटल है, तो ये आप ध्यान देना, इसको हम बोलते हैं बांग्लादेश। तो यहाँ पे मुर्शिद कुली खान को किसने सक्सीड किया था, तो ये था शुजा उद्दौला। सिराजुद्दौला नहीं है, शुजा उद्दौला। ओके, तो ये शुजा उद्दौला अलग है। तो मुर्शिद कुली खान के बाद कौन राजा बनता है, शुजा उद्दौला बनता है। चलिए, बंगाल का दूसरा है, क्लैशेस बिटवीन नवाब ऑफ बंगाल एंड ब्रिटिशर्स वाज स्टार्टेड आफ्टर इम्प्रॉपर यूज ऑफ। देखिए अब ना क्या होता है कि जो नवाब थे बंगाल के और ब्रिटिशर थे, इनके बीच में तनातानी स्टार्ट हो जाती है। तो ये तनातानी स्टार्ट क्यों होती है, क्योंकि जो इनको दिया गया था ना एक तरीके से स्पेशल प्रिविलेज कि ये दस्तक जो होते हैं पास इशू कर सकते हैं, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे इनके बीच में प्रॉब्लम हो गई थी। ओके, अंडर हुज रीन बंगाल बिकेम मोस्ट प्रोस्पेरस स्टेट एंड ऑल्सो नोन एज गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। तो किसके हुआ था, तो ये शुजा उद्दौला भी बोलते हैं, शुजाउद्दीन भी कहते हैं, तो ये ध्यान रखना आप लोग, शुजाउद्दौला शुजाउद्दीन। तो इसी के अंडर में ये क्या हुआ था, यहाँ पे बहुत बंगाल को बहुत समृद्धि आई थी। ओके, हु इन्वेड कलकत्ता इन 1756 एंड डिफीटेड द ब्रिटिशर्स गवर्नर ड्रेक। तो यहाँ पे कलकत्ता पे 1756 में किसने इन्वेड किया था, और ब्रिटिशर्स गवर्नर ड्रेक जो था इसको यहाँ पे क्या कर था, बंधक बना लिया था, इसको यहाँ से हटा दिया था। ये था सिराज, अब आगे आपका सिराजुद्दौला, ये था बड़ा ही डेंजरस शासक। ब्लैक होल ट्रेजेडी, अब क्या होता है ना, देखो अब ये चाहता है गवर्नर ड्रेक को पकड़ने के लिए सिराजुद्दौला, और वहाँ पे इसको मिलते हैं 150 समथिंग, इसको मिलते हैं यहाँ पे कुछ सिपाही अंग्रेजों के, तो उनको एक छोटी सी काल कोठरी में ये बंद कर देता है। इतनी छोटी थी वो कि सब लोग नहीं आ पाते, लेकिन ये ठूस ठूस के उन सबको भरता है। और यहाँ पे ये जब इसको सुबह खोलता है तो यहाँ पे 100 से ज़्यादा लोग मर चुके थे, बहुत ही कम लोग इसमें बच पाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। ओके, तो ब्लैक होल ट्रेजेडी किससे रिलेटेड है, ये भी सिराजुद्दौला से रिलेटेड है। कलकत्ता वाज रीनेम्ड एज अलीनगर बाय, तो कलकत्ता को किसने अलीनगर के नाम से इस्टेब्लिश किया था दोबारा से, तो यह था सिराजुद्दौला, क्योंकि इसने अंग्रेजों से इसे छीन लिया था। अब कौन से ट्रीटी के हिसाब से सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशर्स को उनकी फैक्ट्री दे दी थी, तो हम इसे बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अलीनगर। ट्रीटी ऑफ अलीनगर के कारण ही सिराजुद्दौला ने जो अंग्रेजों से छीनी थी ना उनकी फैक्ट्री, उसको वापस कर दी थी। अब नवाब ऑफ बंगाल को कौन सपोर्ट कर रहा था कि आप ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटाओ, तो ये आपको पता है फ्रेंच लोग हेल्प कर रहे थे नवाब ऑफ बंगाल की। अब यहाँ पे ना एक बैटल होती है, जिसमें बैटल में ये हार जाता है सिराजुद्दौला। सबसे इंपॉर्टेंट बैटल है, वो कौन सी बैटल है, ये आपकी कौन सी आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए यहाँ पे एक बैटल होती है जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो बैटल ऑफ प्लासी, तो ये 1757 में होती है। ये किसके बीच में होती है, पहली बात तो याद रखना, ये होती है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। सिराजुद्दौला के बीच में रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है, हालांकि उसकी सेना बहुत कम होती है, फिर भी क्यों जीतते हैं, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर और भी लोग थे, उन सभी को अपने साइड में कर लिया था, और उन्होंने इसका साथ दिया, और जाके सिराजुद्दौला को पकड़ लेते हैं और उसको मार देते हैं। ठीक है, तो सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी में कौन कौन बिट्रे करता है, तो बहुत से लोग थे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट नाम आएगा मीर जाफर।
ठीक है। फिर यहाँ पे मणिक चंद आएगा, ओमी चंद आएगा, जगत चंद आएगा, ये सारे बैंकर्स थे, सेनापति थे इसके। लेकिन ये जाकर अंग्रेजों से मिल जाते हैं और सिराजुद्दौला को मार देते हैं। ये आपने यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान देना, एग्जाम में आता है। चलिए अब यहाँ पे आप देखोगे कि नवाब ऑफ बंगाल किसको बनाया जाता है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा। सिराजुद्दौला को हटा दिया, अब तो यहाँ पे कौन बनेगा, मीर जाफर बनता है। अब मीर जाफर क्या करता है कि जब वो राजा बन चुका है तो वो बहुत खुश हो जाता है अंग्रेजों से, और अंग्रेजों को क्या करता है कि 24 परगना क्या दे देता है गिफ्ट। परगना क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े लैंड के टुकड़े होते हैं, वो गिफ्ट कर देता है ब्रिटिशर्स को। अब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव का तोता हम किसे कहते हैं, क्योंकि जो रॉबर्ट क्लाइव कहता था ना वो ये मीर जाफर करता था, तो ये मीर जाफर है, पैरट ऑफ क्लाइव। ओके। अब यहाँ पे आएगा ईएसई रिप्लेस मीर जाफर एंड अपॉइंटेड हुम एज नवाब ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे मीर जाफर भी अब धीरे धीरे परेशान हो चुका था। इसने बोला कि मैं तो इनकी जो ख्वाहिशें हैं पूरी कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये मीर जाफर जो था, मीर जाफर को ये लोग हटा देते हैं, क्योंकि ये इनके खिलाफ विद्रोह करना स्टार्ट कर देता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी हटा देती है इसको, और इसी के एक रिश्तेदार मीर कासिम को क्या कर देती है, इसकी जगह बैठा देती है। अब मीर कासिम भी धीरे धीरे परेशान हो चुका था, तो मीर कासिम ने क्या करा, सबसे पहले जो अपनी कैपिटल थी वो क्या करी थी, मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र करी थी। ओके, मुंगेर यानी कि बिहार लेके चला गया था मीर कासिम। तो ये आप ध्यान दे रहे हैं कि जो बंगाली कैपिटल थी वो मुर्शिदाबाद से कहाँ ट्रांसफ़र कर दी थी, इसने मुंगेर में ट्रांसफ़र कर दी थी। अब बैटल ऑफ बक्सर होता है, ये होता है 1764 में। ओके, ये किस किस के बीच में होता है, तो ये होता है हेक्टर मुनरो के बीच में। अब ये जो था ना मीर कासिम, ये मीर कासिम क्या करता है कि ये मिल जाता है भारत के दो बड़े राजाओं से और बोलता है कि हम ब्रिटिशर्स को हरा देंगे। ओके, वो कौन कौन थे देखना है यहाँ पे, शाह आलम सेकंड जो कि मुगल शासक था उस टाइम पे, इसके पास कोई पावर नहीं थी। और फिर आता है आपका शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला ना अवध का राजा था। अब इन तीनों को ही हेक्टर मुनरो हरा देता है। अब ये ध्यान देना आपकी बैटल ऑफ बक्सर में कौन था अंग्रेजी कमांडर, तो ये था आपका हेक्टर मुनरो। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अब यहाँ पर जब हेक्टर मुन को हरा देता है तो ये पकड़ता है शुजाउद्दौला को, जो कि अवध का शासक था। अवध माने यूपी, तो उसका शासक था। उसको बोलता है कि तुम मुझे 50 लाख रुपए दे एज अ वॉर इंडेमनिटी। यानी कि अब क्या हुआ कि जो बैटल में हमारा नुकसान हुआ ना ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसकी भरपाई के लिए तुम्हें 50 लाख रुपए देने होंगे। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। चलिए अगला है ड्यूअल गवर्नमेंट, यानी कि अब दोहरी सरकार बनती है। ओके, तो दोहरी सरकार बनती है बंगाल में, जो कि 1765 से 1772 तक चलती है। और 1773 में क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे अब क्या होता है कि जब ये हार जाता है शाह आलम सेकंड। ओके, ये शाह आलम सेकंड कौन था, ये आपको पता होना चाहिए, है मुगल शासक जो कि बहुत कमज़ोर था। ये हार जाता है और ये दीवानी रेवेन्यू राइट दे देता है किसको, ब्रिटिशर्स को, कि आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा से क्या कर सकते हो, यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो। तो यही इनको चाहिए था। तो किसने किया था, शाह आलम ने किया था। अब शाह आलम ने क्या बोला कि भाई अब क्या करा, इसको 26 लाख रुपए चाहिए थी पेंशन। 26 लाख रुपए इसने लिए किससे, पेंशन के रूप में अंग्रेजों से, और बोला कि आप दीवानी राइट ले सकते हो, यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो लोगों से। अब यहाँ पे जो ड्यूअल गवर्नमेंट थी वो इस्टेब्लिश करी किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। यानी कि इसने जो नवाब था उसको बहुत कम पावर दी और अपने आप ज़्यादा पावर रखी। अब जो ग्रेट फैमिन आता है बंगाल में, ठीक है, यानी कि जो महामारी आती है बंगाल में वो आती है 1770 के आसपास। अब इस फैमिन को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखिए कौन सा फैमिन था जिसको हम बोलते हैं फैमिन ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्योंकि ये मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं। तो ये 1770 वाला ही फैमिन महामारी थी जिसको हम बोलते हैं फैमिन ऑफ मॉडर्न इंडिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, किसको गवर्नर जनरल अपॉइंट करते हैं बंगाल का। तो देखना आप 1773 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप लोगों ने अब बहुत राज कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, आप तो वहाँ पे ट्रेड करने गए थे लेकिन आप तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हो, रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक गवर्नर जनरल नियुक्त करेंगे बंगाल में। ओके, तो ये जो बंगाल वाला एरिया है ना, तो यहाँ पर अंग्रेजी सरकार किसको अपॉइंट कर देती है, वॉरेन हेस्टिंग्स को, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, ये बहुत बार आता है एग्जाम में कि भारत का पहला गवर्नर जनरल बंगाल में कौन था, तो वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, अगला है हु टुक ऑल दीवानी एंड निजामन राइट इन हिज हैंड एंड एंडेड ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल। तो यहाँ पे जब वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनता है बंगाल का, ये क्या करता है कि सारे के सारे दीवानी राइट और निजामत राइट अपने हाथों में ले लेता है और यहाँ पे बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट को खत्म कर देता है। ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब अंग्रेजी और किसकी सरकार, बंगाल के नवाब की सरकार, उन दोनों को खत्म कर देता है और बोलता है कि अब सिर्फ यहाँ पे अंग्रेज रहेंगे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी। चलिए अब आते हैं यहाँ पे आपके फेमस किंगडम।
कौन कौन से फेमस किंगडम में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, कौन कौन से एग्जाम में आते हैं। देखिए सबसे पहला आपका आएगा मैसूर। मैसूर आप देख रहे हो ये वाला इलाका है, हालांकि अभी आपको बहुत छोटा दिख रहा है लेकिन उस टाइम पे ये बहुत बड़ा हुआ करता था। अब ये जो मैसूर था ना, इसमें एक थी वडिया डायनेस्टी, ठीक है। वडिया डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था, तो ये किया था देवराज ने। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे कि किसकी हेल्प से यहाँ पे मॉडर्न आर्म फैक्ट्री मैसूर में इस्टेब्लिश करी थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि किसने, हैदर अली ने। हैदर अली ने जो फ्रेंच थे उनकी हेल्प ली और यहाँ पे जो मैसूर था यहाँ पे इन्होंने आर्म्स फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया। अब कौन से बैटल में ब्रिटिशर्स ने हैदर अली को डिफीट किया था, ठीक है। हैदर अली ने ब्रिटिशर्स को डिफीट किया था, तो वो कौन सा था, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो किसको बोलते हैं हम, ब्रिटिशर्स को बोलते हैं, और मैसूर तो आपको पता ही है, मैसूर वॉर जो कि 1767 से 1769 के बीच में चलता है। इनको हैदर अली ने पहली बार ब्रिटिशर्स को हराया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि पहला दक्षिण का वो राजा जिसने ब्रिटिशर्स को हराया था, तो वो कौन हुआ, तो वो हुआ हैदर अली, ठीक है। अब पहला जो बैटल था, हैदर अली वाज डिफीटेड बाय आयरकुट। आयरकुट कौन था, आयरकुट था यहाँ पे ब्रिटिशर्स का एक तरीके से कमांडर था, इसने इनको हरा दिया, ठीक है। हैदर अली अब डिफीट हो चुका है किसकी, बैटल ऑफ पोर्टो नोवो। बैटल ऑफ पोर्टो नोवो, बैटल ऑफ पोर्टो नोवो में आयरकुट ने हैदर अली को हरा दिया था। अब हैदर अली जब हार गया उसके बाद इसका शासक कौन बनता है, इसका बेटा, दैट इज टीपू सुल्तान, क्योंकि वो मर गया था, ठीक है। 4-5 साल की उम्र में ये शासक बन जाता है। तो कैपिटल बनाता है टीपू सुल्तान अपने किसको, श्रीरंगपट्टनम को। श्रीरंगपट्टनम को ये क्या बनाता है, अपनी कैपिटल बनाता है, ठीक है। अब हम किसको लायन ऑफ मैसूर कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्या था, ब्रेव था, टीपू सुल्तान को ही कहते हैं। अब किस व्यक्ति ने इन द फ्लैंक ऑफ टीपू सुल्तान, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि क्या टीपू सुल्तान ने अपने जो फ्लैग था, इसने अपने फ्लैग में क्या इंस्क्राइब किया था, तो टाइगर को इसने इंस्क्राइब किया था। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है कि कौन सा भारत का पहला व्यक्ति था जिसने रॉकेट यूज करे वॉर में, तो वो कौन था, टीपू सुल्तान। अब ये रॉकेट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसने उड़ती हुई कोई चीज़ ऐसी बनाई जो कि उड़ के जाती थी और वहाँ जाके फटती थी, ठीक है। तो जिसे हम बोलते हैं रॉकेट सिस्टम, आज के ज़माने का तो वही है वो रॉकेट सिस्टम। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेम आपको वही प्रोसीजर देखने को मिल जाएगा। तो रॉकेट का आविष्कार भी इसी ने ही किया था। अगला आता है यहाँ पे आपका मराठा, ठीक है। तो फाउंडर कौन था भाई मराठा एम्पायर का, ये आपको पता है, ये है आपके शिवाजी ने स्थापित किया था, ठीक है। फर्स्ट ऑफिशियल पेशवा कौन थे मराठा के, पेशवा का मतलब था प्रधानमंत्री, ओके। तो वो कौन थे, ऑफिशियल की बात कर रहा हूँ मैं आपको, बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ थे ऑफिशियल पेशवा। यहाँ पे कितने एंग्लो मराठा वॉर लड़ी गई, यानी कि अंग्रेजों और मराठा के बीच में लड़ाई हुई, तो 4 हुई थी। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर था, ये कैसे एंड हुआ, ये हुआ था ट्रीटी ऑफ सालबाई से। ट्रीटी ऑफ सालबाई ये एग्जाम में आता है, इसको लिख लेना आप लोग। ट्रीटी ऑफ सालबाई से ही पहला एंग्लो मराठा वॉर एंड होता है, ओके। जो ट्रीटी ऑफ सालबाई है वो किस साल हुआ था, तो यहाँ पे आप देखोगे ट्रीटी ऑफ सालबाई, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ सालबाई वॉज हेल्ड बिटवीन, तो ये किस किस के बीच में हुआ था, तो ये हुआ था हेस्टिंग्स और नाना फडणवीस के बीच में। वॉरेन हेस्टिंग्स आपको पता ही है, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स और नाना फडणवीस। ये नाना फडणवीस कौन थे, ये थे आपके एक तरीके से पेशवा थे उस टाइम पे मराठास के। अब यहाँ पे आप देखोगे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, सेकंड वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर एंड हुआ था, कौन सी ट्रीटी से एंड हुआ था, तो ये वहाँ पे हुई थी ट्रीटी ऑफ पुणे, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पुणे हुई थी, ये कब हुई थी, 1819 के आसपास हुई थी। अब किस ट्रीटी के हिसाब से जो मराठास का जो एम्पायर था इसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिला दिया था ब्रिटिशर्स ने, तो ये था आपका ट्रीटी ऑफ पुणे, और यहाँ पे मराठा साम्राज्य खत्म हो जाता है। अब किस ट्रीटी के आधार पर, आफ्टर द ट्रीटी ऑफ पुणे विच मराठा पेशवा बिकेम द पेंशनर ऑफ ईएससी, तो लास्ट पेशवा था मराठास का जिसको ईएससी ने अपना क्या बना दिया था, पेंशनर बना दिया था, वो था बाजीराव सेकंड, ठीक है। ये बाजीराव सेकंड थे। अब यहाँ पे हु इज नोन एज द लायन ऑफ मैसूर, तो यहाँ पे आप देखोगे दैट इज टीपू सुल्तान, ये पिछले क्वेश्चन का है। अब द क्रेडिट ऑफ मराठास एंड वाज गोज टू विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल, तो किस व्यक्ति ने, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने यहाँ पे मराठा एम्पायर को पूरा का पूरा खत्म कर दिया था, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, दैट इज वॉरेन हेस्टिंग्स। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिए अगला मराठा और है। अब देखिए लास्ट पेशवा कौन था मराठा एम्पायर का, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे नाना साहिब, ओके। ये थे आपके नाना साहिब, जिनको पेंशन मिल गई थी ना, मैंने आपको बताया था, नाना साहिब, जिसे हम बोलते हैं बालाजी बाजीराव, ओके।
द फर्स्ट लास्ट हु वॉज द लास्ट छत्रपति ऑफ मराठा। छत्रपति क्या थे, एक तरीके से रूलर थे पूरे के पूरे मराठा के, तो ये थे साहूजी महाराज। ओके, अब किस टाइप का टैक्स कलेक्ट करते थे मराठास अपनी टेरिटरी से, तो ये था आपका चौथ एंड सरदेशमुखी। अब यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर वाज एंडेड बाय विच ट्रीटी, ये तो आपको मैं करा चुका हूँ, ठीक है, दैट इज ट्रीटी ऑफ सालबाई, ये भी आपको बता चुका हूँ। 25% ऑफ ग्रॉस प्रोडक्शन टू बी पेड टू जागीरदार ऑफ मराठा इज नोन एज, तो यानी कि आप देखोगे कि यहाँ पे जो भी आप प्रोडक्शन करोगे उसका 25% आपको देना होगा, तो वो कौन सा था, वो आप देखोगे यहाँ पे दैट इज चौथ। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे विच इज एन एडिशनल 10% टैक्स लिविड अपॉन द कलेक्टेड चौथ, तो यहाँ पे 10% अलग से आपको एक टैक्स और देना पड़ेगा चौथ में, जिसे हम बोलते थे सरदेशमुखी, जो कि दोनों टैक्स मैं आपको बता चुका हूँ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता था एक मराठा एम्पायर में, इसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते थे अष्ट प्रधान। अमात्य और मजूमदार, अमात्य और मजूमदार होते थे इस अष्ट प्रधान में, जिसको हम क्या बोलते थे, जिसको हम बोलते थे फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, अब सुमंत यानी कि सामंत भी बोल सकते हो, दाबीर भी बोल सकते हो, इनका एक तरीके से मंत्रिमंडल में एक व्यक्ति था जिसका जिसका काम क्या था, ये था आपका फॉरेन मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री। अब ये आपका मराठा आर्मी का थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे सदाशिव राव भाऊ। ओके, सदाशिव राव भाऊ, सदाशिव राव भाऊ, ये क्या हुआ था यहाँ पे 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है, और यहाँ पर इतना भयानक युद्ध होता है कि मराठास पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं, और बोला ये भी जाता है कि इस वॉर के बाद मराठा एम्पायर पूरा का पूरा ख़त्म हो गया था और दोबारा कभी बिल्ड हो ही नहीं पाया, हुआ भी तो बहुत मुश्किल से कुछ टाइम के बाद वो होता है, लेकिन इतना पावरफुल वो पहले की तरह नहीं रह पाता है। तो ये था हमारा पहला पार्ट। सेकंड पार्ट भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा, तब तक बने रहेगा हमारे साथ।